फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस से NISM के इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज में। होप आप लोगों की जो तैयारी है एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही होगी और लगातार अगर आप वीडियो देखते जाएंगे, सीरीज में मैंने क्वेश्चन आंसर भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज डाल रखे हैं। मैंने इसलिए डाले हैं ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसका प्रैक्टिस पूरा का पूरा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप सीरियस होकर इसकी पूरी तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देखेंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका NISM क्लियर हो जाएगा और जल्दी क्लियर हो जाएगा। और जो लोग NISM का एग्जाम जो लोग नहीं देना चाहते, स्पेशली आज जो मैं चैप्टर कवर करने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज, उसका एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हम लोग। हैजिंग कवर होगा, कैसे पोर्टफोलियो का बेटा चेक करते हैं वो कवर होगा, सारा सब कुछ रेशियो हम लोग समझेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो का। और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए NISM का, तो ये 20 नंबर का चैप्टर है, 20 मार्क्स का। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है कि इसको एक की जगह 2 पार्ट में बनाना पड़े, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, मैं एक एक टॉपिक को वन बाय वन कवर करता हूं। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं इसमें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो ये होगा मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मीनिंग हम लोग समझने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्मिनोलॉजी है। पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट लॉस कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं। प्राइजिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइजिंग कैसे होती है, कैसे उसका प्राइस कैलकुलेट होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पेकुलेटर, हेजर और आर्बिट्रेजर। मार्केट में जो 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, स्पेकुलेटर, हेजर और आर्बिट्रेजर, वो किस तरीके से फ्यूचर का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टी बाय और सेल एन एसेट ऑन ए स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 पार्टी आपस में मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं जो कि फ्यूचर के डेट पे प्राइस डिसाइड करते हैं कि इस दिन को हम लोग इस प्राइस के हिसाब से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, सारे टर्म्स आज ही डिसाइड कर लेंगे। और 2 पार्टी के बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, OTC कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया था, ठीक है। फॉरवर्ड आर वाइडली यूज इन, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कमोडिटीज में यूज होता है, फॉरेन एक्सचेंज में यूज होता है, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट, इन सब में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। तो इसका मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं। जैसे मान के चलिए, फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, मार्केट में गोल्ड का प्राइस, आज का प्राइस मान के चलिए चल रहा है 77,000 पर 10 ग्राम। 10 ग्राम का प्राइस 77,000 चल रहा है। आपने सेलर से पूछा प्राइस, सेलर ने आपको प्राइस बताया, आपने बोला ठीक है मुझे गोल्ड खरीदना है, 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है। आपने नॉर्मल 77,000 रुपीज आपने दिया और 10 ग्राम गोल्ड आपको मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, कैश मार्केट का ट्रांजैक्शन हो गया। अब बात आती है दूसरा कंडीशन आता है कि आप एक पार्टी के पास गए, मान के चलिए कोई गोल्ड का डीलर है
मान के चलिए नाम है उनका मिस्टर बी, इनके पास आप गए, आपने बोला मुझे गोल्ड चाहिए। आज का जो प्राइस चल रहा है गोल्ड का वो चल रहा है 77,000 पर 10 ग्राम। 10 ग्राम का जो प्राइस है गोल्ड का कितना है, 77,000 है। आपने बोला मुझे गोल्ड चाहिए, लेकिन आज के डेट में मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। मुझे डिलीवरी कब चाहिए, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद आपको गोल्ड का डिलीवरी चाहिए। तो सामने वाले ने बोला जो गोल्ड का डीलर है, ठीक है हम 1 महीने बाद आपको गोल्ड का डिलीवर दे देंगे। प्राइस जो तय कर लेते हैं, आज के डेट का प्राइस 77,000 है, लेकिन 1 महीने बाद जब आप गोल्ड की डिलीवरी लेंगे तो उसका प्राइस तय कर लेता है कितना, 77,400, 77,400 रुपए के रेट पे हमने एक, मान के चलिए आज डेट है 22 नवंबर, तो नेक्स्ट मंथ में 22 दिसंबर को आप गोल्ड की डिलीवरी लेना चाहेंगे, उसका प्राइस आज ही तय हो गया 77,400 रुपए। मतलब करेंट प्राइस से 400 रुपए के प्रीमियम में, 400 रुपए के एवब रेट में आपने गोल्ड का आज डील कर लिया। आपके और मिस्टर बी के बीच में ये डील कंप्लीट हो गया। ये डील क्या है, ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल 22 दिसंबर को जब आप गोल्ड की डिलीवरी लेने गए, 22 दिसंबर 2024 जब आप गोल्ड लेने गए, उस टाइम पे गोल्ड का जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस वो आ रहा है 78,000 पर 10 ग्राम। 10 ग्राम का गोल्ड का रेट आ रहा है 78,000 रुपए। चूंकि आपकी डील पहले ही हो गई थी कितने में, 77,400 में, तो सिंपली आपको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 77,400 में आपको गोल्ड की डिलीवरी मिल जाएगी। और आप चाहें तो उसी दिन मार्केट में ले जाके 7800 स्पॉट मार्केट, फिजिकल मार्केट में वो, या उन्हीं को बोल सकते हैं भाई 78,000 आ गया, मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां से डिलीवर लेके और बेच सकते हैं। तो आपको क्या हो गया, आपको हो गया प्रॉफिट यहां पे तकरीबन 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया पर 10 ग्राम। ठीक है, अब मान के चलिए जब आप डिलीवरी लेके जाते हैं तो दूसरी कंडीशन हो जाती है कि प्राइस गिर जाता है, प्राइस 77,000 ही रहता है पर 10 ग्राम का प्राइस कितना है, 77,000। तो चूंकि आपकी डील 77,400 में हुआ था, तो आपको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सौदा क्या मिलेगा, 77,400 में मिलेगा। तो 400 रुपए करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको क्या होगा, लॉस होगा। यही चीज एग्जांपल में बुक में आगे समझाई गई है। ठीक है, कि कैसे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डील होती है, कैसे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन बुक पे। तो यही सारी चीजें आपको एग्जांपल में समझाई गई है। अब आ जाती है यहां पे एसेंशियल फीचर ऑफ फॉरवर्ड। एसेंशियल फीचर क्या है फॉरवर्ड का, तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी, अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव आंसर आएगा, उसमें आंसर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का होगा। तो ये क्या होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। दूसरा, ऑल टर्म्स एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, अंडरलाइन, डिलीवरी, टर्म्स लाइक प्लेस, सेटलमेंट, प्रोसीजर, etc फिक्स ऑन द डे ऑफ एंटायर द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा का सारा पहले ही फिक्स हो जाता है। क्वालिटी क्या होगी प्रोडक्ट की, क्वांटिटी क्या होगी, कौन सी जगह डिलीवरी होगी, क्या डिलीवरी की कंडीशंस होगी,
कैसे पेमेंट के कंडीशन होगा, सारा के सारे टर्म्स दो पार्टी के बीच में डिसाइड हो जाता है, क्या प्राइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड फॉरवर्ड आर बायलैटरल ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है ओवर द काउंटर OTC, where the terms of the contract such as price, quantity, quality, times and place negotiated between two parties to the contract, any alteration of the terms is contract is, अगर कोई अल्टरेशन करना है पॉसिबल इफ बोथ पार्टी एग्री टू इट, अगर कोई बीच में अल्टरेशन करना है, कुछ नेगोशिएशन करना है, तो दोनों पार्टी आपस में बीच में बैठ के कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन, ट्रेडर, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सटेंसिवली यूज OTC कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन यूज करता है? कॉर्पोरेशन, ट्रेडर, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सब OTC कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं। ठीक है, टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अपने अपने रिक्वायरमेंट के लिए ये OTC कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं। द एसेंशियल आइडिया ऑफ entering into a forward is to fix the price and thereby avoid the price risk. Thus, by the entering into forwards, one is assured of the price at which one can buy, sell and underlying asset. ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तय क्यों करता है? जैसे मान के चलो एक फॉरवर्ड डील और होती है, मैं देसी भाषा में समझाता हूं। मान के चलो फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी है जिसको सोयाबीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जब सोयाबीन का प्राइस कम होगा उसी टाइम पे जाके फार्मर से डील कर लेगा, किसानों से डील कर लेगा कि भाई मैं सोयाबीन को 6,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदना चाहता हूं, बट मुझे डिलीवरी तब चाहिए जब आपकी फसल आ जाए 6 महीने बाद। तो इससे क्या होगा, अगर 6 महीने बाद प्राइस बढ़े या घटे, उस प्राइस का रिस्क ना ही किसान को है और ना ही कंपनी को है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डील हुआ जिसमें प्राइस पहले एश्योर्ड हो जाएगा, जिसमें अंडरलाइन एसेट, यानी कोई भी अंडरलाइन एसेट हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है, उसका प्राइस पहले से प्री डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इन द एबव मेंशन एग्जांपल इफ आफ्टर 1 मंथ गोल्ड प्राइस, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मेजर लिमिटेशन ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मेजर लिमिटेशन क्या है, फॉरवर्ड के लिमिटेशंस क्या है? हर चीज के लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या है? तो लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि पोजीशन अवेलेबल नहीं है, भाई किसी को क्या क्वांटिटी लेनी है, क्या क्वांटिटी नहीं लेनी है, किस भाव पे लेनी है। क्योंकि ये दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, वॉल्यूम की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज मेंशन किया है, लिक्विडिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट टू बाय और सेल द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एन अंडरलाइन एसेट एज फॉरवर्ड एट टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट। The terms of the contract are according to the specific requirements of the party. Other market participant may not be interested in this contract. भाई एक पार्टी का क्या कंडीशन है किसी और मार्केट प्लेस में, वो कंडीशन दूसरी पार्टी को मैच नहीं करेगी, इसलिए इसमें लिक्विडिटी रिस्क होता है। फॉरवर्ड आर नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज और ट्रेडेड पे लिस्टेड नहीं है, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अदर मार्केट पार्टिसिपेंट इजिली एक्सेस। भाई अगर एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, मान के चलो आप दिल्ली में बैठे हो, आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन जो सेलर है वो कोलकाता का है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके प्राइस और कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो अब ट्रेड कैसे होगा? तो इस वजह से लोकेशन वाइज भी इसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है। द टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑन एक्सचेंज क्रिएट लिक्विडिटी इन। ये देखो इस टाइप के जो है ना, ये ऐसे लाइन में बार बार, एक चीज और आप लोग समझना, मैं ये लाइन पढ़ के क्यों बता रहा हूं, ये लाइन पढ़ के मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। उसमें एक लाइन दिया होगा जैसे द टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर नॉन एबिलिटी ऑन एक्सचेंज क्रिएट लिक्विडिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि ये किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए है,
फ्यूचर के लिए है या किसके लिए है, तो उसमें आंसर आपको फॉरवर्ड देना है। Therefore, it is very difficult for participant to exit from the forward contract before contract maturity। ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाए और इसमें ट्रू फॉल्स का आ जाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसमें ट्रू का आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बना के आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? तो काउंटर पार्टी रिस्क सिंपल आप ऐसे समझो कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने कोई सौदा किया, मान लेते हैं आपने कोई सिल्वर का सौदा किया, सिल्वर का सौदा किया, मान के चलो आपने कि भाई मुझे सिल्वर खरीदना है, डिलीवरी चाहिए मुझे 2 महीने बाद, 95,000 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप मुझे डिलीवरी दे देना। अब दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तीसरा कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब 1 महीने बाद जब आप डिलीवरी लेने गए तो उस टाइम पे सिल्वर का प्राइस 1 लाख रुपए हो जाता है और सामने वाला चूंकि मार्केट प्राइस 5,000 रुपए बढ़ गया पर केजी, तो सामने वाले ने आपसे डिलीवरी देने से मना कर दिया। तो इस टाइप का जो रिस्क होता है वो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अदर वर्ड में, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि मान लेते हैं 95 से 1 लाख ना होके अगर सिल्वर का प्राइस, तो वहां पे पहले तो कौन डिफॉल्ट कर गया? सेलर आपसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सेलर डिफॉल्ट कर गया, एक काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर गया। दूसरे केस में मान के चलो आप सिल्वर का डिलीवरी लेने गए, उस टाइम सिल्वर का प्राइस जो डिलीवर का पॉइंट था, डेट था, उस टाइम पे सिल्वर का प्राइस 95,000 से गिर के 90,000 आ गई और चूंकि मार्केट में प्राइस 90,000 था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की ईमानदारी ना दिखाते हुए आप डिलीवरी लेने गए ही नहीं, चूंकि पैसे का कोई पेमेंट का लेन देन नहीं हुआ, डिलीवरी आप लेने नहीं गए। तो इस केस में क्या होगा? आप मार्केट से जाके आपने खरीद लिया, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया। तो ये रिस्क जो होता है, ये क्या होता है? ये काउंटर पार्टी रिस्क होता है। क्या होता है? काउंटर पार्टी रिस्क। जो एग्जांपल मैंने आपको सिल्वर के रूप में बताई, वही एग्जांपल यहाँ पे इसने बताया आपको राइस के रूप में, ठीक है। अब 10 अ पार्टी, अब यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है 10, अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट ऑन हिज ऑब्लिगेशन इफ देयर इज इंसेंटिव टू डिफॉल्ट, दिस रिस्क इज आल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क भी इसको बोलते हैं। अगर आपने डिलीवरी लेने से मना कर दिया या सेलर प्राइस बढ़ गया, सेलर ने डिलीवरी देने से मना कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क बोलते हैं, जिसमें इंसेंटिव मिल रहा है किसको? कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को डिफॉल्ट करने के लिए, यानी कुछ बेनिफिट अदर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू इलिक्विडिटी एंड काउंटर पार्टी रिस्क देयर आर सेवरल इशू लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, सेटलमेंट का इशू है, कॉम्प्लिकेशंस है, एज इट इज to be done directly between the contracting party. A simple solution to all of these issues is to bring this contract to the centralized trading platform. This is what future contract do. अब इस तरह के जो रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, कोई सेंट्रलाइज सेटअप नहीं है कि प्राइस सबके लिए इक्वल हो, कोई सेंट्रलाइज इसकी क्वालिटी का मेजरमेंट्स नहीं है, कोई सेंट्रलाइज क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं है। तो इस वजह से अगर सेंट्रलाइज सिंपल इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आगे हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आ गया यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आसान है, सिंपल है। जो लोग फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं उनको मैक्सिमम इसके टर्म्स पता होंगे। डिस्कस कर लेते हैं अपन कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, और जिनको टर्म्स पता नहीं है फ्यूचर के बारे में, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेयर क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जो लिमिटेशंस है, उस रिस्क को, उस लिमिटेशन को कम करने की कोशिश करता है कौन? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, अब है तो ये भी एग्रीमेंट, agreement made through an organized exchange to buy or sell a fixed amount of commodity
फाइनेंशियल एसेट फ्यूचर ऑन अ फ्यूचर डेट एट एग्रीड प्राइस। प्राइस सबके लिए सेंट्रलाइज है, क्वांटिटी सबके लिए सेंट्रलाइज है, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है तो ऑर्गेनाइज्ड है पूरा का पूरा, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ कमोडिटी में डील हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट में डील हो सकता है। फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट भी फिक्स है, किस फ्यूचर डेट पे आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी, या फिर किस फ्यूचर डेट को आप, जिसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, कि एक्सपायरी डेट कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, ये भी डेट पहले से फिक्स होता है। ठीक है, इन सिंपल टर्म फ्यूचर आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड ऑन, ये देखो ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है, फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड ऑन ए एक्सचेंज। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, क्या ये सही है कि गलत है, ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर नाम एक्सचेंज का आ रहा है कि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक पार्टी आती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एसोसिएटेड विद द एक्सचेंज, किसके साथ एसोसिएटेड है, एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड है, टू गारंटीड सेटलमेंट, कि सेटलमेंट गारंटीड होगा, जो भी ट्रेड होगा दो पार्टी के बीच में उसका सेटलमेंट होना ही होना है, कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता। राइट, अ ट्रेडर हु बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक ए लॉन्ग पोजीशन एंड वन हु सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक ए शॉर्ट पोजीशन। अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है तो उसके लिए लॉन्ग पोजीशन हो गया, कोई अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है तो उसके लिए शॉर्ट पोजीशन हो गया। द वर्ड बाय एंड सेल फिगरेटिव ओनली बिकम्स नो मनी or underlying asset change hand between buyer and seller when the deal is organized। जब ये बाई सेल होता है तो आपस में कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होगा बायर और सेलर के बीच में। इवन बायर और सेलर एक दूसरे को जानते भी नहीं है फ्यूचर में। आपने अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो किससे खरीदा आपको पता ही नहीं है। वो काम कौन है, कौन करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो सेटलमेंट करके एक्सचेंज से लेके देगा, भाई आपने ये सौदा खरीदा, ये आपके पास ये पोजीशन आ गई। ठीक है, और उसमें कोई मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब आ रहा है यहाँ पे फीचर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर है, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, फ्यूचर मार्केट द एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल द टर्म्स एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, एक्सचेंज डिसाइड करेगा। प्राइस सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस भाव में खरीदना है और किस भाव में बेचना है। मार्केट प्राइस अपने आप चल रहा होगा, मार्केट प्राइस जो लेटेस्ट ट्रेड होगा वो प्राइस चल रहा है, आपको किस भाव में खरीदना है और किस भाव में बेचना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी थ्रू एक्सचेंज, दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सचेंज के द्वारा होगा। सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज से ही ट्रेड होगा, सेंट्रलाइज होगा, सबके लिए एक समान कंडीशंस होगी सारी चीजें। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर, किस प्राइस पे बायर ने अपनी बिड लगा रखी है, किस प्राइस पे सेलर ने बिड लगा रखी है, बेस्ट 5 बायर सेलर का प्राइस ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज डिस्कवर होता है। कहीं से बैठ के आप वो सारे प्राइस देख सकते हो कि अभी किस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या ट्रेड प्राइस हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे देखो मेरे पास अभी यहां पे देखिए ये गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे आपको ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, पूरा सेंट्रलाइज प्राइस दिख रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज कौन सा है, एमसीएक्स, एमसीएक्स पे गोल्ड का ट्रेड हो रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 77,225 पे बायर है, 77,233 पे सेलर है, और लास्ट ट्रेड, लास्ट अभी लेटेस्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ 77,231 पे हुआ, जो कि 7:15 और 4 सेकंड पे कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से अब ये जो ट्रेड है ये किसके लिए, ऑल ओवर इंडिया सबके लिए सेम दिख रहा है।
जिसको खरीदना है अपने हिसाब से बिड लगा के खरीद सकता है। अगर उस रेट पे सेलर अपना सौदा बेचना चाहेगा तो उसको सौदा मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर है जो कि गोल्ड का है। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट, प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी को नहीं पता किसने खरीदा और किसने किसको बेचा। ये सारा काम एक्सचेंज और जो सेटलमेंट करता है कौन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उसको पता है। नेक्स्ट, अब इसमें मार्जिन पेएबल बाय बोथ पार्टी। मार्जिन मतलब क्या, जैसे मान के चलो गोल्ड का आप 1 किलो का सौदा खरीद रहे हो, 1 किलो का गोल्ड आ रहा है 77,20,000 में। तो अगर आपको गोल्ड का फ्यूचर खरीदना है तो एक्सचेंज ने एक मिनिमम मार्जिन डिसाइड किया है कि कम से कम आपको 7.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ब्लॉक होंगे, चाहे आप खरीदो या बेचो। ये खरीदने वाले के लिए भी ब्लॉक होगा, मान के चलो टोकन मनी के रूप में, और बेचने वाले के लिए भी ब्लॉक होगा। इसी चीज को हम बोलते हैं मार्जिन मनी। दोनों को पे करना है, ठीक है, इसके बिना सौदा हो ही नहीं सकता है। क्वालिटी डिसाइड टुडे, किस क्वालिटी की ट्रेड हो रही है। भाई गोल्ड का ट्रेड कर रहे हो तो पूरा प्योर 24 कैरेट है, उसमें कोई टाका नहीं रहेगा, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। क्वांटिटी, कितना लॉट है। अगर गोल्ड का ट्रेड है, बड़ा गोल्ड है मतलब 1 kg का, मिनी है मतलब 100 ग्राम का, उससे भी कम कॉन्ट्रैक्ट 8 ग्राम का गोल्ड गुनिया का आता है, उससे भी कम कॉन्ट्रैक्ट 1 ग्राम का गोल्ड पेटल का आता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि पहले से डिसाइड है। आज ही डिसाइड हो जाएगा आपको क्या लेना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ लिमिटेशन जरूर है। क्या लिमिटेशन है, एज फ्यूचर आर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दे टू हैव सर्टेन लिमिटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेड मैच्योरिटी। लिमिटेड मैच्योरिटी है मतलब एक्सपायरी डेट लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड अंडरलाइन, अंडरलाइन भी लिमिटेड है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में मिल जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन एंड, फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं मिलेगी, सबके लिए समान व्यवहार है, ठीक है। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ M2M सेटलमेंट। अब यहां पे क्या होता है कि मान के चलो फॉर एग्जांपल आज आपने 77,000 में गोल्ड खरीदा, कल अगर प्राइस डाउन हो जाता है तो जितना प्राइस डाउन होगा आपके बाइंग रेट से उतना पैसा आपको वापस से और जमा करना पड़ेगा मार्जिन मनी के अलावा। तो ये जो कॉस्ट है, जो पैसा आपको जमा करना पड़ रहा है, और अगर प्राइस बढ़ गया तो उतना पैसा आपके अकाउंट में भी ऐड हो जाएगा लेजर में। तो इसको बोलते हैं हम M2M सेटलमेंट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑन अकाउंट है मैनेज करने का, ये एक्सचेंज में है, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। एक बार आपका एग्रीमेंट हो गया, प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। द एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द प्राइस। प्राइस भाई आप डिसाइड करो क्या खरीदना है क्या बेचना है ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। These terms and condition are known as contract specification। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द साइलेंट फीचर ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी यानी एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, एक्सपायरी डेट यानी कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, लॉट साइज कितने का होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी, और कॉन्ट्रैक्ट साइज, टिक साइज क्या होता है भाई, कितना घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन विद एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड और NSE, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ना लाइव एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे देखो, ये है मैच्योरिटी डेट, गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है 5 दिसंबर 2024 का, इसका एक्सपायरी है। अब इसका टिक साइज देखना, ये जब भी घटेगा बढ़ेगा इसका 1 रुपये से घटेगा बढ़ेगा, 1 रुपए, ये इसमें पैसे नहीं होते, 1 रुपए घटेगा बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये टिक साइज हो गया, टिक साइज हो गया, ठीक है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, टिक साइज हो गया। क्वांटिटी लॉट साइज, गोल्ड का मतलब है कि ये 1 kg का लॉट है। कितने का लॉट है, 1 kg का लॉट साइज है। तो ये पहले से डिसाइड हो गया कि ये 1 kg का लॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें प्री डिसाइड हैं, स्पेसिफिकेशन है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, इंडेक्स। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी क्या है, इंडेक्स है। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या हो गया, इंडेक्स फ्यूचर। अंडरलाइन एसेट क्या है, निफ्टी 50। भाई कौन सा सौदा ट्रेड करो, निफ्टी 50। एक्सपायरी डेट, अब जब ये बुक इन्होंने छापी है उस टाइम पे एक्सपायरी डेट थी कितनी, 25 मई 2023 की। ओपन प्राइस कितने में हुआ, कितने में ओपन हुआ, ठीक है। हाई क्या गया, लो क्या गया, क्लोजिंग प्राइस क्या था प्रीवियस डे का। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, मतलब अगर आपने एक लॉट खरीदा, बाई हुआ, और किसी ने एक लॉट सेल किया, तो ट्रेड कितना हुआ, दोनों मिला के सिर्फ एक ही लॉट का ट्रेड हुआ। ट्रेड कितना हुआ, ट्रेड हुआ 1 लॉट, ठीक है। तो इस तरीके से किस दिन कितने लॉट का ट्रेड हुआ, तो नंबर ऑफ ट्रेड आ गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। टर्नओवर, एक कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो 10 लाख का है और टोटल इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू होगी कितनी, वैल्यू आ गई, वो हो गया इसका टर्नओवर। अंडरलाइन वैल्यू, अंडरलाइन वैल्यू कितने पे प्राइस अभी चल रहा है, तो ये हो गया अंडरलाइन की वैल्यू, ठीक है। जिस बेस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसका स्पॉट प्राइस क्या है, उसी को बोलते हैं अंडरलाइन वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जैसे आप फ्यूचर ट्रेड करने जाते हो आपको स्क्रीन पे दिखता है। अब आता है अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट एंड अंडरलाइन प्राइस। अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट क्या है और अंडरलाइन प्राइस क्या है, तो बहुत सिंपल है। अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया फ्यूचर का क्या ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अंडरलाइन वैल्यू का मतलब हो गया कि जिस अंडरलाइन एसेट, यानी जो स्पॉट प्राइस है, मान के चलो निफ्टी का आज का स्पॉट प्राइस है कितना, मान लेते हैं ये जो दिख रहा है ना आपको निफ्टी, स्पॉट प्राइस कितना है 23,907, ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। अब मान के चलो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस को ही बोलते हैं क्या, अंडरलाइन वैल्यू या अंडरलाइन एसेट का प्राइस, एक इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस को। मान के चलते हैं निफ्टी स्पॉट है, तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना आ रहा है, निफ्टी का प्राइस है 23,907, ये हो गया स्पॉट प्राइस। मान लेते हैं कि नवंबर फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट 28 नवंबर को एक्सपायर होना है, 28 नवंबर को उसका प्राइस आ रहा है 23,950, तो ये हो गया क्या, ये फ्यूचर आ रहा है, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यही चीज आपको यहां पे समझाई गई है, क्या है अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट। द अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट रेफर टू द इंडेक्स स्टॉक ऑन विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड। मैंने पहले ही बोला क्या, जिसपे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है वो क्या हो गया, अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट हो गया। इन द एबव एग्जांपल द अंडरलाइन एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो क्या है, अंडरलाइन एसेट है। द अंडरलाइन प्राइस ऑफ ए स्पॉट प्राइस हो गया, द विच ऑफ अंडरलाइन एसेट ट्रेडेड इन द कैश मार्केट, स्पॉट प्राइस हो गया। इन द एग्जांपल द अंडरलाइन प्राइस वैल्यू इज निफ्टी ऑन इतना इज, ये अंडरलाइन प्राइस है जो कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में इन्होंने दिखाया है, ये है अंडरलाइन प्राइस की वैल्यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर का सिंपल मतलब है भाई लॉट साइज। लॉट साइज क्या है, जब ये बुक छापी इन्होंने उस टाइम पे निफ्टी का जो लॉट साइज था, निफ्टी का वो था कितने का, 50 का। बट आज के डेट में निफ्टी का लॉट साइज कितना है, निफ्टी का लॉट साइज है 25 का।
जो कि अभी 20 नवंबर से रूल जो चेंज हुए हैं, आने वाले टाइम पे निफ्टी का लॉट साइज फिर से बढ़ जाएगा और ये 75 का हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको निफ्टी फ्यूचर खरीदना है अभी के डेट में करंट, तो ये है करंट, तो आप मिनिमम 25 क्वांटिटी, एक लॉट में कितना आएगा 25, अगर 2 लेना है तो इसी के मल्टीप्लायर में आपको 50, अगर 3 लेना है तो इसी के मल्टीप्लायर में आपको 75, अगर 4 लॉट लेना है तो ये हो जाएगा आपका 100। तो ये क्या है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। किस मल्टीप्लीकेशन में कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडेड इन लॉट्स, द लॉट साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज। एक किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा भाई? एक्सचेंज बनाता है लॉट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज आर डिफरेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइज आर डिफरेंट ईच स्टॉक, हर स्टॉक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग होता है, हर इंडेक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग होता है जो कि डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट साइज कैन बी चेंज, ये चेंज भी हो सकता है अगर प्राइस ऊपर नीचे बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो नया रूल्स आया है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज इंडेक्स का बढ़ेगा, तो उसमें निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी 25 जो है वो बढ़ के 75 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन इंडेक्स लेवल स्टॉक प्राइस टू अराइव एट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वी मस्ट मल्टीप्लाई द फ्यूचर प्राइस विद द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो मल्टीप्लायर है उसके हिसाब से हम फ्यूचर प्राइस को निकाल सकते हैं कि भाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है। भाई 50 से अभी जो कॉन्ट्रैक्ट भाई मान के चलो एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का प्राइस आ रहा है, मान के चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो मान के चलो फॉर एग्जांपल आज के डेट में निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, मान के चलता है निफ्टी का प्राइस है 25,000, लॉट साइज कितना है 25 का। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,25,000। तो निफ्टी के एक लॉट की कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हो गया? कॉन्ट्रैक्ट साइज कह लो या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कह लो, वो कितना हो गया? 6,25,000 का हो गया। तो यही चीज आपको यहाँ पे बुक में बताई गई है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज करंट प्राइस इतना, ये इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है। उस टाइम पे 50 का लॉट था तो इनका ये हो गया 9,17,000 का, 50 से 18,000 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9,17,225 हो गया। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है? इट इज पीरियड ओवर which contract traded index stock future contract traded on the NSE follow the 3 months trading cycle। एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी कब की है, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मतलब अगर अभी आप इक्विटी में देखोगे तो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, जैसे अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, एक साथ 3 एक्सपायरी चलती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बोलते हैं, यानी ये 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइकिल चलता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिया है 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल। 10 ये सारा डेटेड ये है, ये आप पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब नेक्स्ट एक्सपायरेशन डे, डेट कौन से दिन को एक्सपायरी होती है? दिस इज द डे विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिट। वो दिन, जिस दिन वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ट्रेड नहीं होगा, उस दिन आपको अपना सौदा एग्जिट ही करना है, उसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन डेट। इट इज द लास्ट ट्रेडिंग डेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट ट्रेडिंग डेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ऑन एक्सपायरी। On expiry date, all the contract are compulsory settled. सारे are days on which exchange are open and trading is possible, but no clearing and settlement takes place as the bank are closed. अगर किस दिन बैंक की छुट्टी रही, अपनी मार्केट ओपन है, बैंक की छुट्टी है, क्लियरिंग सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्लियरिंग हॉलीडे रहेगा बट ट्रेडिंग रहेगी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। द BSE सेंसेक्स future contract are based on the underlying BSE Sensex. These contract have a specification that are somewhat different from the Nifty future.
कॉन्ट्रैक्ट। अब बीएससी का अलग है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज भी सेंसेक्स का 10 का है लॉट साइज, और अलग तरीके से ट्रेड होता है वो। टिक साइज भी इसका 5 पैसे का ही है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अभी चेंज हो गया, 7 सीरियल वीकली एंड 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट साइज। इसमें फ्यूचर की एक्सपायरी भी वीकली हो रही थी और 3 मंथली सीरीज थी। ट्रेडिंग आवर सेम है, 9:15 से 3:30। एक्सपायरी डे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी लास्ट फर्स्ट डे को होता है बीएससी सेंसेक्स का, ठीक है। वीकली फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, और फाइनल सेटलमेंट कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइन इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है। तो ये तो हमने कर ही लिया। The high correlation between the movements of the Sensex and Nifty enable market participants to trade Nifty and Sensex future as part of pair trading strategy. The availability of weekly future contract on the Sensex and different expiry day Friday for the Sensex future prove better trading and hedging opportunity to the market participant, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपली ये बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आप देखें, आज निफ्टी 550 पॉइंट प्लस बंद हुई, तो सेंसेक्स भी लगभग 1900 पॉइंट, लगभग 1:3 का रेशियो चलता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोनों की एक्सपायरी चूंकि अलग अलग है, तो बेटर हैजिंग पोजीशन बनाई जा सकती है हैजर के लिए। अब ये चीज तो बुक में भी तब लिखनी चाहिए जब हैजिंग प्रॉपर समझा दो, ठीक है। तो इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे बाद में।